सबसे पहले हम HNO3 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे विच इज डन यूजिंग ऑसवाल्ड प्रोसेस। देखा बोल दिया गलती से, है ना। तो वो ऑसवाल्ड प्रोसेस में ये नहीं होता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम पहले NO2 प्रोड्यूस करते हैं, फिर NO2 में पानी डाल के हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्यों पहले NO2 प्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि NO2 जो है दैट्स अ एसिड विच कैन गिव मी HNO3, इट्स अ मिक्स एनहाइड्राइड ना। तो पानी में डाल के HNO2 और HNO3 प्रोड्यूस होता है ना, तो हम वहां से इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो HNO3 के प्रोसेस में सबसे पहले हम अमोनिया का क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं, हमें मिलता है वाटर प्लस NO। NO कौन सा ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाएगा, हमें मिलेगा NO2 और फिर NO2 को हम लोग डाल देंगे पानी में, हमें मिलेगा HNO3 प्लस NO और ये हमारा रीयूज हो जाएगा वापस से। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का सबसे पहले ऑक्सीडेशन करते हैं। अमोनिया का ऑक्सीडेशन अब हम लोग करेंगे तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट करेंगे, NO2 बनेगा। NO2 को पानी में डालेंगे, नाइट्रिक एसिड और NO मिलेगा और NO को वापस क्या करते जाएंगे, रीयूज करते जाएंगे और नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब वो लिख दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड में आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इसका बाय प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडाइजिंग पावर बदलती है और बाय प्रोडक्ट्स भी बदलते हैं। अगर आप कुछ लेट्स से मैं बात करती हूँ सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, HNO3 विच इज कॉन्सेंट्रेटेड। जब मैंने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड जब आप लेते हो तो ये रिड्यूस होकर आपको क्या देता है, NO2। ठीक, मतलब इसका प्रोडक्ट होगा NO2 जब ये कॉन्सेंट्रेटेड आप ले रहे हो। तो अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे, एसिड है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का। किसको आता है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, मैं आलस कर रही थी कराने में। देखो सबसे पहले रूल नंबर 1, बैलेंस द एक्टिव एलिमेंट। बेटा इतने हुड नीचे होगी तो दिखेगा नहीं, उतारो ने। ठीक, नाइट्रोजन एक्टिव एलिमेंट है, उसको बैलेंस करते हैं। क्या ये एक्टिव कौन है, एक्टिव कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो यही तो बंदा गया है +5 से +4, तो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ना। तो नाइट्रोजन तो उसमें हो गया। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3, यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पानी डाल के। तो इधर एक ऑक्सीजन की कमी है तो एक पानी डाल दो, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, उधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, इधर कितने हैं, तो H+ डाल दीजिए एक। समझ गए, कैसे समझे? सबसे पहले बैलेंस द एक्टिव एलिमेंट, देन बैलेंस द वाटर, मतलब बैलेंस द ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, देन बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ कितने हैं, इसको हटाओ, H+ का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बैलेंस, चार्जेस बैलेंस्ड। क्लियर? नहीं दिक्कत है, सब सही है, ठीक है। अब बेटा जब मैं डाइल्यूटेड HNO3 लेती हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, ये NO2 नहीं देता मुझे, इसकी जगह वो कभी कभी N2O दे देता है या कभी कभी NO दे देता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मेटल्स यूज कर रहे हो। मेटल्स आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है। तो दोनों वाले प्रोडक्ट्स की बैलेंसिंग सिखा रही हूँ। अगर आप डाइल्यूट यूज करोगे तो HNO3 जाके या तो N2O देगा या फिर NO देगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एलिमेंट आपने यूज करा है इसके बगल में। ठीक है। मैं दोनों के साथ बैलेंसिंग सिखा रही हूँ, ध्यान देंगे, बोर्ड पे आंखें और दिमाग भी। एक्टिव एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, इसको बैलेंस करो, 2 लगाओ क्योंकि यहाँ 2 है ना, इसलिए 2 लगा दिया। फिर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, यहाँ कितने हैं, 1, 5, वाटर डाल दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, यहाँ कितने हैं, 2, कितने की कमी, 8 की, 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई, नहीं आई, आ गई, शाबाश। अगर NO देगा तो क्या बैलेंसिंग होगी, एक्टिव एलिमेंट बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने, 3, यहाँ 1, 2 वाटर,
क्लियर? 2 ऑक्सीजन हो गए और 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 यहाँ 1 है तो 3H प्लस, और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिडॉक्स का क्वेश्चन पी ब्लॉक से आ सकता है, वो है एन फैक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन इट इज डाइल्यूट, लाइक दिस, है ना। तो अगर आप नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो तो एन फैक्टर क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 है, इसके मोल्स भी कितने हैं? 1, ठीक। अगर आप डाइल्यूट ले रहे हो तो एन फैक्टर कितना होगा? 8/2, 4, क्योंकि इसके मोल्स 2 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए? 8। और अगर ये वाला लोगे तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। बोलो हाँ या ना। इसको एक और शॉर्टकट तरीका होता है एन फैक्टर निकालने का, जिससे तुम बैलेंसिंग ना करो और तरीके से निकाल दो फटाक से। वो क्या होता है? चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इधर ऑक्सीडेशन कितनी है? 5, इधर कितनी है? 4। इसका एन फैक्टर निकालना है, इधर कितने नाइट्रोजन? 1, तो इधर भी 1 है ना, तो 1 का ही चेंज देखेंगे, 5 से 4 का चेंज 1, एन फैक्टर 1 ही आया है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग से बचना है और एन फैक्टर निकालना है डायरेक्ट, तो यहाँ देखो +5, यहाँ कितना है? +1, 1 नाइट्रोजन का, ठीक है। बट तुम्हें किसका चेक करना है? एक ही का चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में 1 नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर 4 से 1 देखोगे, ना कि 4 से 2, क्योंकि 2 जो होगा वो 2 का होगा, हमें 1 का चेक करना है। तो 5 से 1 4, देखिए एन फैक्टर 4 ही आया है ना। यहाँ देखिए, यहाँ 5 से कहाँ है? 2, 5 से 2 कितना होगा? 3, एन फैक्टर 3 ही आया है। तो या तो आप बैलेंस करके एन फैक्टर निकालो, जैसा मैंने सिखाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मोल्स, या फिर चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट से पता कर लो। ये बात सबको क्लियर है? श्योर? 100%? 500? 1000%? चलो बात क्लियर? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। लिखिए, नाइट्रिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स ऑल्सो, बट हम लोग जनरली जो ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल को वो लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। तो अगर आप HNO3 ले रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड, कार्बन डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा ऑक्सीडाइज करके। सल्फर डालोगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा ऑक्सीडाइज करके। आयोडीन डालोगे, आयोडिक एसिड बना देगा ऑक्सीडाइज करके। तो अगर आप नॉन मेटल्स भी डालते रहोगे, उसको भी वो क्या करता रहेगा? ऑक्सीडाइज करता रहेगा। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑक्सीडाइज ऑल द नॉन मेटल्स। फॉस्फोरस डालोगे, फॉस्फेट बना देगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड वही फॉस्फेट बना देगा, PO4 3-। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, सारे नॉन मेटल्स को। लेकिन नॉन मेटल को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। माय क्वेश्चन, ऑल द आइज ऑन द बोर्ड। बेटा जो भी ये मैं तुम्हें रिएक्शंस लिखवा रही हूँ ना, इनसे 95% चांसेस है क्वेश्चन रिडॉक्स में आने का, ना कि पी ब्लॉक में आने का। पी ब्लॉक का तो सिर्फ इतना सा कार्यक्रम है, इसका स्ट्रक्चर बता दो, इसका प्रिपरेशन पूछ लेगा। ये जो सारी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी रिएक्शंस का जो भी यूज आएगा या जो भी सवाल बनेगा वो बनेगा सीधा रिडॉक्स से। और तब हम कहते हैं अरे रिएक्शन नहीं आती, कहाँ से आएगी भैया? ये सब पढ़ेंगे तभी तो आएगी। तो अब जैसे सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, व्हाट मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, what moles of carbon dioxide is produced when 1 mole of concentrated nitric acid reacts with carbon to completely oxidize it। now जब ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं ना, तो मेरे को दिक्कत होती है। क्या? पहले तो रिएक्शन ना मालूम, फिर अगर रिएक्शन बाई चांस पता चल गया तो अब बैलेंसिंग कौन करे? वो बैलेंसिंग करने में हमें आता नहीं, फिर वो पता चल जाता है, फिर हम लोग अपना मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तो हमें वैसे ही पसंद नहीं है, तो हम क्वेश्चन करते हैं क्यों टाइम वेस्ट करें, लेट्स लीव इट।
बट जबकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पी ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट रखना है, पी ब्लॉक का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि नाइट्रिक एसिड कार्बन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करके क्या दे देगा, CO2। पी ब्लॉक का इतना काम है, आगे सारा काम किसका है, रिडॉक्स का। तो अब हम लोगों ने क्या कर देना है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है बेटा, ये किस में चला जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 में चला जाएगा। और आप जो कार्बन इसके साथ ले रहे हो वो कार्बन को उसमें किस में भेज देगा बेटा, शॉर्टकट तरीका एक ये होता है, एक वे जो सबसे सिंपल है। हाउ मेनी ऑफ यू हेयर आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, रेज योर हैंड्स। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद द मोल कॉन्सेप्ट, वाह। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय 2 methods. One is the mole concept method, one is the gram equivalence concept, whatever you like. सबसे पहले शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट इज ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस में क्या करना होता है, ग्राम इक्विवेलेंस सबके क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं, है ना। अब मेरे से पूछा गया है, इसका 1 मोल दिया गया और CO2 के मोल्स पूछे जा रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HNO3 को बराबर कर दो CO2 के, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड ग्राम इक्विवेलेंस को लिखा जा सकता है बेटा n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट वुड बी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ CO2, हाँ है ना। अब आती है दिक्कत किसमें, n फैक्टर, ओके। तो इधर क्या है +5, इधर क्या है +4, n फैक्टर क्या है इसका 1, इसके मोल्स कितने दे दिए गए हैं 1, मोल्स HNO3 के कितने दे दिए गए हैं 1। कार्बन डाइऑक्साइड का n फैक्टर क्या होगा 4 होगा, कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +4 हो गई, यहाँ पे क्या होगी 0। और एक ही कार्बन, इसके हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि इसका निकालना, तो इसमें एक कार्बन है तो इधर भी क्या देखोगे एक ही कार्बन, तो 4 से 0 का चेंज 4, n फैक्टर 4 आया इनटू इसके मोल्स, तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आए 1/4। बोलो बात क्लियर, शॉर्टकट, सीधा सीधा सा हो गया। अब दूसरा क्या तरीका है, मोल तरीका। मोल भी आखिर आसान है, लेकिन इसमें आपको बस ये है कि आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो बैलेंस कैसे करना है, C को ले गए CO2 में, हालांकि एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं नाइट्रिक एसिड आपने डाला है, तो कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 वाटर डाल दिए इधर, तो 4 H+ डाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इससे कंफर्म भी हो रहा है कि इसका n फैक्टर 4 ही है ना। सेकंड आपने लिया नाइट्रिक एसिड, वही HNO3, वो किस में जाएगा बेटा NO2 में जाएगा। तो कितना ऑक्सीजन, यहाँ 3, तो 1 वाटर डाल दिया, फिर यहाँ 2 H+ क्या 1 H+ डाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। बोलो हाँ या ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए सबके। तो आप देख लीजिए नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स आएंगे, 4 मोल्स आएंगे। कार्बन आएगा, वही वाटर शॉर्टर जो भी आना है, 2 वाटर आएगा, 4 H+ आएंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, CO2 का 1 मोल, 4 H+, 4 वाटर, तो H+ तो गए अपने काम से, 4 के 4, और यहाँ पे 2 वाटर है, ये गए, यहाँ 2 बच गए, बैलेंस होकर रिएक्शन लिख दिया मैंने। अब देख लो, इसके 4 मोल तो इसका 1 मोल, तो इसका 1, तो इसका कितना 1/4, आंसर तो 1/4 ही आएगा। तो इधर यू गो बाय बैलेंसिंग, दैट इज फाइन, you go by equivalence concept and factor, that is fine, but all the questions from this part will come directly with the redox. इसमें आपको P block का सिर्फ इतना काम है that you are able to identify the products. Clear? तो आप ये सारे products याद रखेंगे कि इसके साथ क्या देता है, किसके साथ क्या देता है, ठीक है। चलें आगे, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब लिखते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। भैया ऑब्वियस ही बात है, अगर नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। तो मेटल को ऑक्सीडाइज तीनों करते हैं, कौन 3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक,
डाइल्यूट नाइट्रिक एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक। 3 नाइट्रिक एसिड बनेंगे मेटल्स के साथ, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तीनों का रिएक्शन हम लोग जो है इसके साथ करने वाले हैं। चलिए, वेरी डाइल्यूट के साथ क्या होता है, आपने ये रिएक्शन देखे होंगे उसमें हाइड्रोजन में कि जिंक विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर हम डाल देते हैं तो बना देता है जिंक नाइट्रेट, बट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। दे आर द लैबोरेटरी प्रिपरेशंस, है ना, लैब प्रिपरेशंस होती है ना ये, दे आर लैबोरेटरी प्रिपरेशंस। ठीक, एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले। तो बाहर के देख रहे हैं, बारिश, सुनहरा मौसम, लिखो। With the exception of gold and platinum, which are noble metals, with the exception of gold and platinum, which are noble metals, nitric acid form variety of products with the other metals, form variety of products with the other metals. ठीक, इसके नीचे लिखिए केस 1, इसके नीचे लिखिए केस 1। रिएक्शन विद मेटल्स which are more electropositive than hydrogen, reaction with metals which are more electropositive than hydrogen. With metals more electropositive than hydrogen, more electropositive than hydrogen. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन है हाइड्रोजन से ऊपर? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लाइक दिस, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड एंड एंटीमनी एटसेट्रा। हालांकि याद नहीं करना, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर दीज: मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, टिन, लेड, कोबाल्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं रटना बैठ जाए, बट हाँ एक आइडिया, फेयर आइडिया कि दीज एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसमें लिखिए इन सच केसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड ऑन रिएक्शन विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इन सच केसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड ऑन रिएक्शन विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्या समझना है, वेरी डाइल्यूट के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो अब इन सब का किसी का भी रिएक्शन अगर वेरी डाइल्यूट के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट में इन सब में आप सिंपल सा एक ही रेफरेंस लिख लीजिए कि मैग्नीशियम को अगर वेरी डाइल्यूट के साथ कराया गया तो ये भी मुझे देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप देख रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? Is this reaction redox? No, Varun. Is this reaction redox? Mr. Jain? No. Hey, this is redox. How? बस redox में दिक्कत इतनी है कि मैग्नीशियम तो +2 में चला गया, बट नाइट्रोजन नाइट्रेट एज इट इज आगे इंस्टेड हाइड्रोजन चला गया है। हाइड्रोजन या +1 में है या 0 में, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया रादर देन नाइट्रोजन। तो जब वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन रिड्यूस नहीं होता, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है। समझ गए बात? जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको ऊपर लिखवाए हैं
ये सारे एलिमेंट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी करेंगे, बट कोल्ड डाइल्यूटेड, हॉट डाइल्यूटेड की जरूरत नहीं होगी, कोल्ड डाइल्यूटेड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं केस 2 लिखने वाली हूँ यहाँ पे। मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, metals more reactive than hydrogen can react with cold diluted nitric acid, cold diluted nitric acid। अच्छा बताओ बच्चों, सारे बच्चों, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस करके क्या दे रहा था, या तो N2O या तो NO, लेकिन जब वो इन मेटल्स के साथ होता है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो N2O देता है। क्या देता है? N2O। कृपया कॉपी पेन को संभाल लें। तो अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो कोल्ड डाइल्यूटेड, तो वो क्या जाता है बेटा? N2O में जाता है। समझ गए? तो इन सब का रिएक्शन, लेट्स से मैं कहती हूँ जिंक को रिएक्ट कराओ बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो स्कूल के लिए तो रट्टा मार लेना, जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस वाटर। लेकिन ये सारे कार्यक्रम आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मदद नहीं करेंगे। मदद ये करेगा, अब ये देखो ये कौन बंदा है? जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वेरी डाइल्यूट के साथ तो नहीं कर रहा, डाइल्यूट के साथ कर रहा है। इसका मतलब क्या देने वाला है? N2O। तो मतलब आपको मिलेगा जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस वाटर। अच्छा बेटा एक चीज बताओ मुझे, N2O और पानी रिएक्ट कर सकते हैं आपस में? उल्टा सोचो, N2O का प्रिपरेशन क्या था? N2O का प्रिपरेशन क्या था? N2O का कैसे प्रिपेयर किया था? N2 लाफिंग गैस, हाँ, कैसे प्रिपेयर किया था? अमोनियम नाइट्रेट से पानी निकाल के। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट से पानी निकालती हूं तो N2O और पानी बनता है, तो N2O और पानी वापस से अमोनियम नाइट्रेट नहीं देंगे? तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या दे सकते हैं? अमोनियम नाइट्रेट। अब पता है क्या होता है? अब बताती हूँ क्या होता है। NCERT तो यहाँ तक ही लिखती है और इसको बैलेंस कर देती है। तो अपन लोग यही सोचते हैं कि नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट क्या देगा? N2O। इन सवाल में जब ऑप्शन आता है ना कि जिंक नाइट्रेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म्स ABCD, उसमें से कहीं पे भी N2O नहीं होता। इतनी मेहनत से पढ़ा, याद किया, भूल गए, N2O ने दिया बेवकूफ़ों ने, क्या करें। इनऑर्गेनिक बड़ी गंदी सब्जेक्ट है, मतलब केमिस्ट्री बड़ा गंदा सब्जेक्ट, तुम्हारा सारा भ्रम निकल जाते, लेकिन तुम एक कदम आगे नहीं जाते। अरे भैया N2O बना कैसे था? अमोनियम नाइट्रेट से पानी निकाल के। तो हम अगर N2O में पानी डाल देंगे तो अमोनियम नाइट्रेट ही तो बनेगा, तो अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन होगा, उसे मार्क कर देना। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले थे कि उनको कुछ भी ऐसा बोला कि केमिस्ट्री इज वियर्ड, केमिस्ट्री इज वियर्ड, यस, बट इट इज नॉट दैट वियर्ड। अगर थोड़ा सा तवीज से समझेंगे तो इट इज गुड। सबके पीछे एक लॉजिक है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजों से एनलाइटन करूंगी। क्या? एक, इस तरीके की रिएक्शंस में, हालांकि जेई और मेडिकल के लिए तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, लेकिन जब रिडॉक्स के सवाल आते हैं तो आपको ग्राम इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट मतलब एन फैक्टर पता होना चाहिए, वो भी आपको मैंने बता दिया। अब आप फंस जाते हैं कभी कभी अगर बैलेंसिंग करनी आए तो। मैं आपको सिखा रही हूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी, ठीक है? कैसे सिखा रही हूँ उसको देख लेना। जो बच्चे हैं वो इसे थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है? ध्यान से देखना। ऐसे रिएक्शंस का बैलेंस वैसे मत करना जैसे तुम करते हो, वो 2 लगाया हिट एंड ट्रायल वाला। इनके एसिडिक और बेसिक मीडियम वाला बैलेंसिंग होगा, जैसे वैसे करना है। तो नाइट्रिक एसिड को तो अभी अपन लोगों ने बैलेंस करा ही था ना बेटा, N2O में जब गया था। कैसे बैलेंस करा था? इधर 2 लगाया था, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 5 वाटर डाल दिया, 10 हो गए, 2 है तो 8 H+ डाल दिया और 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ये तो हो गया अपना काम। जिंक जो है ना 0 से किस में जा रहा है बेटा?
तो अब सिर्फ ये वाले को बैलेंस करो, इस नाइट्रेट को हटाओ, ये नाइट्रेट यहाँ पे क्या है, स्पेक्टेटर आयन, ठीक है, मतलब सिर्फ बैठ के देख रहे हैं तमाशा। तो आप जिंक को बैलेंस करो Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, आपको मिलेगा क्या, 8 और 8 कैंसिल हो गए, आपको मिला 8H प्लस 2 HNO3 प्लस 4 जिंक गिविंग मी N2O प्लस 5 वाटर प्लस 4 Zn+2। बट नन ऑफ देम इज लुकिंग लाइक दिस नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस नॉर्मल रिएक्शन में ना H+ है मेरे पास, और इस नॉर्मल रिएक्शन में मेरे पास क्या है, Zn+2, और यहाँ पे जिंक नाइट्रेट है। तो अब मैं क्या करूँगी बेटा, इस जिंक को जिंक नाइट्रेट बनाने के लिए यहाँ पे नाइट्रेटर आयन जो कि स्पेक्टेटर आयन से वो इंट्रोड्यूस करूँगी। बट अगर एक जिंक है तो उसे 2 नाइट्रेट चाहिए ना, तो यहाँ 4 है तो हमें कितने चाहिए नाइट्रेट, 8 चाहिए, ठीक है। बट अगर मैंने 8 इधर डाले तो मेरी रिएक्शन की बैलेंसिंग खराब हो जाएगी, तो मैं 8 इधर डाले तो 8 इधर भी डालूंगी। तो अगर मैंने 8 इधर नाइट्रेट डाल दिए, बोलो देखो ये क्या बना, 8 नाइट्रिक एसिड नहीं बना, 8 नाइट्रिक प्लस 2 नाइट्रिक 10 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, 4 जिंक बन गया, साथ में N2O बन गया, प्लस 5 वाटर बन गया, प्लस ये क्या हो गया मेरा, जिंक नाइट्रेट होल ट्वाइस 4। बोलो हाँ या ना। देखो अब ये रिएक्शन एग्जैक्टली इसके जैसे दिख रही है। अब तुमसे जितना मर्जी सवाल पूछ ले, तुमसे क्या पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑल द आईज हेयर, 1 मिनट पॉज, ज्योत्सना पॉज। एन फैक्टर ऑफ वाटर, वाटर स्पेक्टेटर आयन है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। तो एक ही तरीका है एन फैक्टर निकालने का, वो है बैलेंस करके, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल करें, मात्र 8, तो एन फैक्टर वाटर का क्या आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करें, नेट बैलेंस रिएक्शन में वाटर कितने हैं, 5, 8/5। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अगर किसी भी स्पेक्टेटर आयन का एन फैक्टर तुमसे पूछ लें, तो कभी भी चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट आप कर ही नहीं पाओगे, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयन इंट्रोड्यूस करके नेट रिएक्शन जैसे बनाने पड़ेंगे, और फिर ही आप अपना काम जो है आगे कर सकते हो। बोलो बात क्लियर हुई। इसके मोल्स है ना, आते हैं तीसरे केस पे। केस तीसरा है, ये जो मेटल्स है जो कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, अगर ये रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या होगा, metals more reactive than hydrogen on reaction with concentrated nitric acid। तो अब हमने बताया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या दे देते हैं बेटा, NO2 दे देते हैं, है ना। तो वही अपना होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे देगा NO2, ठीक है। तो बताओ ये अपने पास जिंक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में गया, बनाया क्या, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 एंड वाटर। क्लियर। नाउ द रिएक्शन इज एग्जैक्टली लाइक दिस, बट द बैलेंसिंग एंड अदर थिंग्स विल चेंज, है ना। बाकी तो सारी चीजें सेम ही रहनी है। अब सपोज ऐसा सवाल पूछा जाए, जिंक व्हेन रिएक्टेड विद dilute nitric acid produces a gas A, and in this reaction n factor of water is x। ठीक, तो A कौन सी गैस होगी डाइल्यूट के साथ, N2O, और x n फैक्टर वाटर का क्या होगा, 8/5। सिमिलरली बोल सकता है कि जिंक ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस अ गैस B, एंड इन दैट केस वाटर का n फैक्टर क्या है, y। x/y का रेशियो बताओ। बना दिया कॉम्प्लिकेटेड सवाल, है ना। तो x/5 का रेशियो कैसे बताएंगे, x तो निकाल ही लिया, y निकालेंगे कैसे, फिर से वही कार्यक्रम करेंगे जैसे हमने यहाँ बैलेंसिंग करी। जिंक को ले जाएंगे Zn+2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और अपना नाइट्रिक एसिड HNO3 को ले जाएंगे वही NO2 में,
तो यहाँ देंगे एक H प्लस और देंगे और साथ में एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से और ऐड, तो आप देखेंगे जिंक रिएक्ट करेगा 2H प्लस 2HNO3 गिविंग मी Zn प्लस 2 NO2 प्लस 2 वाटर। बोलिए हाँ या ना, यही होगा। अच्छा, अब स्पेक्टेटर आयन कौन है? नाइट्रेट, जो डाल दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जिंक के लिए 2 नाइट्रेट डालेंगे, तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रेट डालेंगे। तुरंत ही आप देखेंगे ये कितना नाइट्रिक एसिड बन गया? 4। तो जिंक रिएक्ट करके दे देगा 4 नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट एंड 2 वाटर। अब बताओ एन फैक्टर वाटर का कितना होगा? इधर इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल करें? 2, और इसके मोल्स कितने हैं? 2, 1। तो रेशियो क्या आ गया? 8/5। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। इस सवाल से आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। एक तो पी ब्लॉक आता है, बच्चे को नहीं आता, फिर बैलेंसिंग आती है, बच्चे को नहीं आती, फिर स्पेक्टेटर आयन को डालना आता है, नहीं आता, फिर एन फैक्टर निकालना आता है, नहीं आता, और फिर रेशियो निकालना आता है, नहीं आता। एक सवाल 4 नंबर का 15 सवाल तो पूछ लिए उसने उसके अंदर। बात क्लियर हुई? तो ये जो रिएक्शन मैंने जिंक की दिखाई है बेटा, ये सारे एलिमेंट्स की होगी जो भी मोर रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। नेक्स्ट केस करते हैं। ये कौन सा केस हो गया? केस 2 हो गया। अब आते हैं एलिमेंट्स। केस 2 हो गया, ये केस 3 हो गया, फिर केस 4 करते हैं। एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। या तो बेटा अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो क्या वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो वेरी डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन मेटल विद वेरी डाइल्यूट HNO3 नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस। फॉर एग्जांपल कॉपर की हम लोग बात कर रहे हैं, विच कम्स इन द लोअर एक्टिविटी सीरीज। तो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कॉपर। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइल्यूट के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। बट डाइल्यूट भी जो लेंगे वो कोल्ड डाइल्यूट तो नहीं होगा क्योंकि लेस रिएक्टिव है, तो थोड़ा सा हॉट डाइल्यूटेड हम लोग लेंगे, है ना। तो अब हम इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स which are less reactive on reaction with dilute nitric acid। डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं बट थोड़ा हॉट डाइल्यूट लेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड डाइल्यूट के साथ ये बंदे रिएक्ट नहीं करेंगे। हॉट डाइल्यूट के साथ ये लोग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जब ये हॉट डाइल्यूट या लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था डाइल्यूट के साथ HNO3 दो प्रोडक्ट्स देता है, या तो N2O देता है या फिर NO देता है। जब लेस रिएक्टिव होते हैं उनके साथ NO मिलता है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं उनके साथ N2O मिलता है या फिर अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, क्योंकि N2O पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, तो हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पे ये है कॉपर, रिएक्शन हो गया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अब रिएक्शन को बैलेंस अपने आप से कर लें जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। तो कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर नाइट्रेट NO और वाटर देगा। एन फैक्टर्स मैं पहले निकाल ही चुकी हूँ, आपको आइडिया मिल ही गया बैलेंसिंग कैसे करनी है, तो यू कैन डू इट, राइट। नाउ हम आते हैं फाइनली केस 6 पे। एलिमेंट्स
which are less reactive than hydrogen on reaction with concentrated nitric acid। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये क्या कर सकते हैं, रिएक्ट, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गैस कौन सी मिलेगी, NO2 ओनली। ठीक, तो कॉपर को रिएक्ट करा दो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट NO2 वाटर। क्लियर? ठीक है, तो आपने HNO3 के रिएक्शन किस किस के साथ पढ़ लिए, आपने HNO3 के रिएक्शन दो केसेस में पढ़े हैं, एक विद द नॉन मेटल्स, एक विद द मेटल्स। मेटल में फिर 3 केसेस कर लिए, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव है, नॉन मेटल के साथ वो रिएक्शन नहीं हो रही अभी, है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड काफी कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देती है, बट ये नाइट्रिक एसिड अगेन सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड होगी। तो कौन से कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज कर सकती है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो खुद तो वो NO2 में जाएगा, बट अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं तो उसे ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन में दे देगा, सल्फर में दे देगा। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं उसे ऑक्सीडाइज करके सल्फेट आयन बना देगा। अगर आप Fe+2 ले रहे हैं उसे ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बना देगा। तो अगर आपके पास कंपाउंड्स भी होते हैं तो कंपाउंड्स को भी ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। आयोडाइड आयंस होंगे तो उसके साथ आयोडीन लिबरेट कर देगा, है ना। तो इस तरीके से HI अगर है मेरे पास तो उसके साथ आयोडीन गैस लिबरेट कर देगा। तो इस तरीके से कंपाउंड्स के साथ भी ये क्या कर देता है बेटा, रिएक्ट कर लेता है। तो कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन हो गया, मेटल्स के साथ हो गया, नॉन मेटल्स के साथ हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नोबल मेटल्स। Noble metals. What are my noble metals? Gold, platinum, which are very unreactive and found in the free state in the earth crust. Free state में present रहते हैं। तो अगर हम इन noble metals की बात करें, इनको ऑक्सीडाइज कराना HNO3 की बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग इनके लिए यूज करते हैं क्या, एक्वा रीजिया। तो ये HNO3 के बस की बात नहीं है, इनको ऑक्सीडाइज कराना, वी हैव टू यूज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, HNO3 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन होता है 1:3 में, मतलब HCl 3 टाइम्स मोर देन HNO3, 1:3। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हम बोलें इसमें तो वो यही है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनेंगे। हालांकि बेटा HCl कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि आप बोलो कि भाई 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी तो पावर बढ़ गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी HCl, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सिर्फ HNO3 है, तो ऑक्सीडाइज तो अभी भी यही कर रहा है। तो इसमें HCl का क्या रोल है, और ये इफेक्टिव क्यों हो रहा है HCl के डलने से, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे HCl क्या देगा, Cl- आयंस, और Cl- आयंस की कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स आयंस बना सकते हैं, लिगैंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजों का इस्तेमाल होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर और नाइट्रिक एसिड एंड कोऑर्डिनेटिंग पावर ऑफ HCl। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही अपने पास, कौन सा, नाइट्रिक एसिड। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर और इसका कोऑर्डिनेटिंग पावर, ये दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी यहाँ पे। तो जैसे आपके पास गोल्ड है ना, आपके पास गोल्ड है, तो होता क्या है, गोल्ड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा होता है Au+3 में +3 इलेक्ट्रॉन के साथ, बट ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाना चाह रहा होता है क्योंकि स्टेबल नहीं है गोल्ड 3+, आयनाइजेशन एनर्जी खूब ज्यादा लगती है। तो जब आप HCl डाल देते हो ना, तो HCl से क्या होता है, ये Au3+ जो है ना 4 Cl- के साथ रिएक्ट करके AuCl4- बना देते हैं, और जिस वजह से क्योंकि Au+ जो है कोऑर्डिनेट होता रहेगा, तब रिएक्शन वुड बी फोर्स्ड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और HNO3 क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ये Cl- क्या कर रहा है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, रिडक्शन सिर्फ ये, ऑक्सीडेशन सिर्फ इसका हो रहा है, बट ऑक्सीडाइज होके गोल्ड +3 जो बन रहा था वो Cl- के साथ क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज जनरेट कर रहा है ना। नाइट्रिक एसिड तो अपना वही है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो किस में जाएगा, NO2 में जाएगा।
ये हो गया है ना, इस प्रकार। ठीक है, ध्यान से देखना रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। ऑल द आइज ऑन द बोर्ड, देखिए क्या होने वाला है। Au प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ गए तो यहाँ 3H प्लस बना, 3 नाइट्रिक एसिड बना, प्लस Au प्लस 3 तो हमारा कैंसल आउट हो गया, तो 4Cl माइनस आ गए यहाँ पे, गिविंग मी AuCl4 माइनस प्लस 3 वाटर एंड 3NO2। ठीक है, Au प्लस 3 भी तो आया हमारा, Au प्लस 3, अच्छा वो तो यूज हो गया ना, सॉरी वो तो यूज हो गया। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा तो Au कैंसिल हो गया, Au प्लस 4Cl माइनस, तो यहाँ आ गए मेरे पास। प्रोडक्ट में क्या है, Au तो कैंसिल हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन AuCl4 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कैंसिल हो गए, तो AuCl4 माइनस खाली आ गया। इसके प्रोडक्ट्स आ गए 3 वाटर 3 NO2, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए 3H प्लस और 3HNO3। ठीक है, अब देखना क्या होना है, ध्यान देना। मैं क्या करूंगी भैया, देख यहाँ 3H प्लस है और यहाँ 4Cl है, HCl तो नहीं बन सकता, एक H प्लस की कमी है, तो यहाँ एक H प्लस अगर डालूंगी तो यहाँ पर भी एक H प्लस डालूंगी, और ऐसे करने से क्या होगा, ध्यान देना इधर, ये बने 4H प्लस और 4Cl, 4HCl, तो हमारा नेट रिएक्शन हुआ Au प्लस 4HCl प्लस 3HNO3 गिव्स मी, ये H इसके साथ लग जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा HAuCl4 प्लस 3 वाटर प्लस 3NO2। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द फाइनल रिएक्शन। कई बार ये फाइनल रिएक्शन गोल्ड की एक्वा रीजिया के साथ एग्जाम में पूछी गई है कि गोल्ड की रिएक्शन एक्वा रीजिया के साथ क्या होगी, फाइनल रिएक्शंस रिपोर्ट करिए। तो फाइनल रिएक्शन में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा HAuCl4 या फिर AuCl4 माइनस 1, जिसमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +3। तो ये रिएक्शन ये चीज प्रूव कर रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नाइट्रिक वो है, नाइट्रिक एसिड ही है, बट HCl का काम क्या है, टू स्टेबलाइज द गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। बोलिए बात क्लियर हुई? देखना क्या है, हमने अभी बताया आपको कि गोल्ड में जब एक्वा रीजिया डालेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि फर्दर HCl में डिसॉल्व करके देगा AuCl4H। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। लिसन व्हाट इज दिस थिंग मीन्स। गोल्ड को जब आपने एक्वा रीजिया में डाला तो गोल्ड ऑक्सीडाइज हुआ Au+3 में, Au+3 जो है Cl के साथ रिएक्ट करके AuCl3 बनाएगा, लेकिन HCl आपने एक्सेस में लिया है ना, तो फर्दर HCl एक और मोल HCl के साथ रिएक्ट करके ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली HCl में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए गोल्ड जो है एक्वा रीजियन में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो आप जब एक्सेस ऑफ HCl लेते हैं तो HNO3 तो गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है और एक्सेस ऑफ HCl में ये कॉम्प्लेक्स बन के गोल्ड क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्लैटिनम अगर आप एक्वा रीजिया में डालते हैं तो वो सबसे पहले PtCl4 बनाता है, जो कि फर्दर HCl में डिसॉल्व होकर बना देता है PtCl6-2। देखिए इसमें प्लैटिनम जो है +4 तक जाता है, तो आपका जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम क्या होनी चाहिए, +4 होने चाहिए। तो PtCl6-2 बनता है, जो कि एक्चुअली में सॉल्युबल होता है किसमें, HCl में। तो इसलिए प्लैटिनम और गोल्ड जो नोबल मेटल्स है दे गेट डिसॉल्व्ड इन HCl। फर्स्ट दे गेट ऑक्सीडाइज एंड देन दे गेट डिसॉल्व्ड इन HCl। इसलिए हम लोग HCl किस में लेते हैं, एक्वस मतलब एक्सेस में लेते हैं।